अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और ये जो लेक्चर नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर होगा और आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है जो कि एंजाइम का है वो एंड हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म कि एंजाइम एक्शन जो है एंजाइम का जो काम है, एंजाइम अपना काम किस तरीके से करते हैं, किस मैकेनिज्म पर अमल करते हैं, किस तरतीब पर अमल करते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको एक बताई थी कि एंजाइम जब काम करता है तो वो रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि सबस्ट्रेट क्या होता है, उसके बाद एक्टिव साइट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये आपको ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने मॉडल पेश किए थे और उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि एंजाइम जो है वो किस तरीके से अपना काम सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म में ये होता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो एक कम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर अमल करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर जब अमल करेगा तो सबस्ट्रेट जो होगा वो तब्दील हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो फिर हम ये कहते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जगह जो ये रिएक्शन वाली जगह यानी यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन के नतीजे में एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये पी से मुराद क्या है, ये प्रोडक्ट है, पी से मुराद प्रोडक्ट है और ई से एंजाइम है और इधर एस से मतलब सबस्ट्रेट है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये दोनों मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसके नतीजे में एंजाइम और प्रोडक्ट बनते नहीं मतलब प्रोडक्ट तो बनता है, एंजाइम तो वैसे मौजूद होता है। जिस तरह हमने कहा था कि एंजाइम यूज अगेन एंड अगेन, एंजाइम जो होता है वो बार-बार इस्तेमाल होता है, एक तामुल करा के फिर दोबारा अगले रिएक्शन के लिए वो तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो फिर अलग हो जाता है और फिर इसके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट निकलता है तो ये प्रोडक्ट जो होता है वो एक रिएक्शन का एंड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एंजाइम जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। अब मॉडल जो बयान किए गए हैं, दो मॉडल बयान किए गए थे, एक था लॉग एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो लॉग एंड की मॉडल में भी बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे एमल फिशर ने जो है वो बताने की कोशिश की थी कि एंजाइम जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। लॉग एंड की मॉडल में एमल फिशर ने ये कहा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है। रिजिड कहते हैं सख्त जो तब्दील ना हो, तो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, वो रिजिड होती है। और इस तरीके से एमल फिशर ने कहा कि जिस तरह एक मखसूस चाबी एक मखसूस ताले को खोलती है, इसी तरीके से एक मखसूस सबस्ट्रेट ही एक मखसूस एंजाइम के साथ जुड़ सकता है और कोई सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ नहीं जुड़ेगा। सिर्फ जैसी एक्टिव साइट होगी वैसे ही उसकी शेप का जो है सबस्ट्रेट होना चाहिए। ये किसने कहा था, लॉग एंड की मॉडल में एमल फिशर ने कहा था। लॉग एंड की नाम से भी लग रहा है कि जैसे एक मखसूस चाबी मखसूस ताले खोलती है वैसे ही एक मखसूस सबस्ट्रेट एक मखसूस एंजाइम के साथ जुड़ता है। अब ये जो आप देख रहे हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म, मैं आपको बता दूं कि ये क्या है जी, ये है सबस्ट्रेट, ये क्या है जी, ये है एंजाइम। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट बने मिले आपस में, देखिए आप मिल गए और जब आपस में मिले तो ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। जो मैंने कहा था कि ये रिएक्शन वाली जगह है, तो जब ये रिएक्शन होगा तो एंजाइम अलग हो जाएगा। देखिए एंजाइम अब दोबारा से रेडी है क्योंकि अब उसकी एक्टिव साइट फ्री हो चुकी है। अब ये एंजाइम दोबारा रेडी और रिएक्शन के लिए, और ये देखिए सबस्ट्रेट जो है ये अब किसमें तब्दील हो चुका है, प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है। ठीक है, तो ये मॉडल जो था वो लॉग एंड की मॉडल था, वो एमल फिशर ने बयान किया था। जब ये एमल फिशर ने ये मॉडल बयान किया था उस टाइम ये काफी फेमस हुआ और बहुत से लोगों को ये एक्सेप्टेबल भी लगा। लेकिन जो साइंस एडवांस होती गई तो मजीद रिसर्च होती गई और मजीद रिसर्च से पता चला कि नहीं, जो एमल फिशर ने लॉग एंड की मॉडल दिया था वो सही नहीं है। उसके लिए एक और मॉडल, एक साइंटिस्ट थे कोशलैंड ने एक और मॉडल है जिसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। अभी जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये दरअसल मॉडिफाइड था, यानी इसने
तब्दीली पैदा कर दी किसके अंदर, लॉक एंड की मॉडल के अंदर। कोशलैंड ने एमएल फिशर के लॉक एंड की मॉडल में तब्दीली पैदा की और उसने कहा कि नहीं, जिस तरीके से एमएल फिशर ने कहा कि एक्टिव साइट रिजिड होती है, एक्टिव साइट सख्त होती है, बल्कि एक्टिव साइट सख्त नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, लचकदार होती है। एक्टिव साइट क्या होती है बेटा, लचकदार होती है। तो फिर इंड्यूस्ड फीड मॉडल में क्वेश्चन ने ये बताया कि एक्टिव साइट लचकदार होती है, लिहाजा जब कोई सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ जुड़ता है तो एक्टिव साइट जो होती है वो उसी सबस्ट्रेट के लिहाज से अपने आप को ढाल लेती है, अपनी शेप में ढाल लेती है। अब यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर ये एंजाइम है और ये क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है। अब देखें कि यहाँ पे आपको एंजाइम की शेप को और नजर आ रही होगी और सबस्ट्रेट की और नजर आ रही होगी, लेकिन अब यहाँ देखें कि यहाँ पर एंजाइम ने अपने आप को सबस्ट्रेट के लिहाज से ढाल लिया है, अपने अंदर तब्दीली पैदा कर ली है। तो यहाँ से कोशलैंड ने साबित करने की कोशिश की कि जो एक्टिव साइट है वो लचकदार साथ है, बेलचक नहीं है, और वो अपने आप को ढाल लेती है इसके लिहाज से, सबस्ट्रेट के लिहाज से, और प्रोडक्ट बन जाता है। तो कहा जाता है कि जो इंड्यूस्ड फीड मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है इन साइंस, यानी एंजाइम के लिहाज से जो कोशलैंड ने अपना एक मॉडल बयान किया था जिसको इंड्यूस्ड फीड मॉडल कहते हैं। इंड्यूस का मतलब ये होता है कि अपने अंदर, उसके अंदर जाकर कोई असरअंदाज हो जाना, तब्दीली पैदा कर देना, तो इसको ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है, इसको इंड्यूस्ड फीड मॉडल को। तो ये दो मॉडल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में की अक्सर ये आते होते हैं। तो इसके साथ आपने जब ये इनको आपने सीधे याद करना है, और ये डायग्राम जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बायोलॉजी में डायग्राम नहीं बनाते तो आपकी ये समझ थ्योरी किसी काम की नहीं है। डायग्राम के साथ आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट ने 75 नंबर भी लिए हैं इसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। तो आप लोगों ने भी ऐसा करना है, अगर आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट आ जाए, तो उसके साथ छोटी सी डायग्राम बना देनी चाहिए, इससे एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का, जिसको हम कहते हैं एंजाइम की तखसीस, जिसे कहते हैं खुसूसियत, मखसूसियत कहते हैं इसको। कि जैसे हमने कहा कि एक मखसूस सबस्ट्रेट ही मखसूस एंजाइम के साथ जुड़ेगा, होता ऐसे ही है। अब कुछ आपको मैं यूं बता दूं कि कुछ एंजाइम हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस सबस्ट्रेट के साथ अमल करेंगे और कहीं पे अमल नहीं करेंगे। जिस तरीके से एक एंजाइम है प्रोटीएज, ये जो प्रोटीन एंजाइम है ये सिर्फ प्रोटीन पर ही असरअंदाज होगा, यानी ये प्रोटीन्स को तोड़ेगा। इस तरीके से एमाइलेज ये स्टार्च को तोड़ेगा, इस तरीके से लाइपेज ये लिपिड्स को तोड़ेगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये प्रोटीन एंजाइम स्टार्च पर कभी अमल नहीं कर सकता, इस तरीके से लाइपेज जो होगा वो प्रोटीन पर कभी अमल नहीं कर सकता। ठीक है, हर एंजाइम की अपनी एक एक्टिव साइट होती है और उसके ऊपर उसके मखसूस सबस्ट्रेट ही जुड़ सकते हैं, नहीं तो रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाता। तो आपकी डायग्राम में एक आपकी वो 9th की बुक के अंदर लास्ट में डायग्राम दी गई है, इसमें बताया गया है कि जी देखें एक सबस्ट्रेट दिया गया और 3 एंजाइम दिए गए, तो कौन सा सबस्ट्रेट किस एंजाइम के साथ जुड़ेगा, आपने उस डायग्राम को लाजमी देखना है और ये बताना है कि कौन सी एक्टिव साइट उसके साथ मैच कर रही है और उसके साथ आपने रिएक्शन करना है। ठीक हो गया बेटा। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर, लास्ट चैप्टर नंबर 6 है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।